राम मंदिर को लेके लोगों में बहुत सारी ऐसी अवधारणा है कि ये आखिर बना कैसे, इसके पीछे अलौकिक क्या कारण है। तो कोई अलौकिक कारण नहीं है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे जो भारतीय मूल सभ्यता जब से शुरू हुई है उसमें 3 शैली आती है, जिसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो हमारे उत्तर भारत और आधा ले लें तो वहाँ तक नागर शैली परंपरा चलती है। और नागर शैली का मेन काम होता है कि जो चबूतरा है, चबूतरा को स्क्वायर शेप रखना पड़ता है और उसे बेदी कहते हैं। और बेदी तक जाने के लिए वहाँ पे सीढ़ियाँ बनानी पड़ती है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं कि आखिर हमारे जो राम मंदिर है वो किस तरह से बना है और वहाँ पे क्या आपको बना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नागर शैली क्या होती है। मंदिर स्थापना की इस शैली के विकास हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक हुआ है। नागर स्थापत्य के मंदिर मुख्यतः नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में निर्मित होते हैं। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली कहते हैं, क्योंकि ये आम भाषा में कहें तो ये नगर की तरह बसाया जाता है, जिसमें परकोटा होता है, बीच में आपका मंदिर आता है। उसके अंततः देखेंगे तो उत्तर भारत मंदिर शैली में मंदिर का एक वर्गाकार गर्भगृह, स्तंभों वाला मंडप तथा गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर से संयोजित होता है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित होता है जिसे जगती कहते हैं, तथा जिस पर जाने के लिए कभी कभी तीनों ओर से तथा कभी कभी एक ओर से सीढ़ियां बनाई होती है। राम मंदिर में देखे होंगे अनेक सीढ़ी बनाया जाता है, चारों तरफ से आप चढ़ सकते हैं। उसकी डिजाइनिंग, उस क्राफ्टिंग जो की गई है, जितने देवी देवता हैं चिन्हित किए जाते हैं उसके भी जो है सो वो जितने नाप पे बनते हैं वो सारा चीज़ उसमें डिटेल रहता है। तो नागर शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है, यह तीनों भागों में संलग्न होता है। राम मंदिर का भव्य जो शुभारंभ होगा उससे पहले आर्किटेक्चर आपको दिखाते हैं कैसे डिजाइन होती है। सबसे पहले इसमें पिलरों की संख्या अगर देखेंगे तो 212 स्तंभ होंगे, जिसमें पहली मंजिल पर 106 स्तंभ होगी, ऊंचाई होगी 16 फीट 6 इंच की। दूसरे में अगर आते हैं, दूसरी मंजिल पे 106 स्तंभ होगी, उसकी ऊंचाई होगी 14 फीट 6 इंच, 2 फीट वहां से घट जाएगा। उसके बाद इसके चबूतरा जो होगा वो 8 फीट ऊंचा 10 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग होगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन आपको बताते हैं कि कैसे आपको एक जो हमने पिछले वीडियो में आपको मैमत ग्रंथ बताया था, जो वास्तु के मूल ग्रंथ होते हैं जिसके आधार पे ही संपूरा आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था, ये हमारे मूल ग्रंथ में सारा चीज विवरण दिया हुआ है। उसी पे कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, हम आपको भी घर का कंस्ट्रक्शन का जो बात करते हैं इसी तरीके से बात करते हैं। और जितने हमने मंदिर अभी तक बनाए हैं अपने बिहार और जिस तरफ आप हरिद्वार तरफ जाएंगे वहां पे जितने हमने आर्किटेक्चर प्लान तैयार किया था वो उन्हीं पौराणिक सभ्यता, पौराणिक हमारे ग्रंथ जितने भी 2600 मूल ग्रंथ है पूरे वास्तुकला के, उसी के आधार पे वास्तु मंजरी एक पुस्तक है जिसके आधार पे इनका मंडप, उनका कलश, उनका ध्वज, हर एक चीज की ऊंचाई उसी पे निर्भर होती है। अगर पूरे मंदिर की बात करें तो पूरे मंदिर का अगर आधा भाग करेंगे, आधी होती है उसके शीर्ष की ऊंचाई, जहाँ पे कलश होता है, कलश से लेकर नीचे तक का वो आधी ऊंचाई पे आपको मिल जाएगी। इसके आधा करेंगे वो पोर्शन वो रहता है, क्योंकि बाहर से भी देखेंगे तो एक सीधा में दिखेगा। अगर इस साइड से आइए, यहाँ से दिखाइए, तो यहाँ से अगर सामने से देखेंगे एक सीध में आपको एक एक एंगल में आपको दिखेगा कि कैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है। वो देख लीजिए, सीधा एक सीध में देखिए, सीधा, और हर एक द्वार आपको एक सीध में दिखेगा। किधर से भी देखेंगे एकदम एग्जैक्ट एंगल पे आपको एक एक पिलर दिखेगा। अगर इस एंगल पे देखते हैं, यहाँ से भी देखिए, इस एंगल से देखिए, यहाँ से डायगोनल भी देखेंगे तो डायगोनल भी सारा पिलर अलाइनमेंट एक जैसा होगा। भले सब रेगुलर आपको लग रहा है लेकिन सब डायगोनली शेप में भी एक जैसा दिखेगा, सामने से भी दिखेगा, आपकी जिधर से भी देखेंगे आपको अलाइनमेंट एक जैसा दिखेगा। ये होता है असली वास्तुकला, जिसमें सबसे मध्य के उभार को भद्र रथ कहते हैं तथा सबसे किनारे वाले उभार को कर्ण रथ कहते हैं। भद्र रथ तथा कर्ण रथ के मध्य के उभार को प्रति रथ की संख्या दी जाती है। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर लगा आमलक होता है और जो उत्तरी भारत के मंदिरों एवं नागर शैली मुख्य पहचान होती है। अब नागर शैली की जो निर्मित मंदिर है उसकी विशेषता बताते हैं आपको। नागर शैली के शिखर अपने ऊंचाई के क्रम में ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता चला जाता है। जो आप देखते हैं शिखर जो बनता है ऊपर वो पतला होता है। मंदिर में सभा भवन और प्रदक्षिणा पथ अवश्य रूप से निर्मित होता है, इसमें भी हुआ है। शिखर के नियोजन के बाहरी की रूपरेखा स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से विद्यमान होती है, जिस कारण इसे रेखा शिखर भी कहते हैं।
शिखर पर आमलक की स्थापना होती है। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र रूपी शिखर इसकी विशेषता होती है। नागर शैली में एक दूसरा प्रथम प्रमुख वास्तुरूप है फमसाना किस्म के भवन, जो रेखा शिखर की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इसकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती है जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु में जुड़ी होती है। अब आपको इसकी संरचना कैसी होती है वो बताते हैं। तो नागर शैली के मंदिर की संरचना तुलना मानव शरीर के विभिन्न अंगों से की जा सकती है। मानव शरीर की संरचना के समान ही मंदिर की संरचना पर बल दिया गया है। जैसे मानव शरीर का सारा भार जिस अंग पर टिका होता है वो पैर है, इसी प्रकार नागर शैली में संपूर्ण मंदिर का भाग जिस पर टिका रहता है उसे पाद अधिष्ठान या जगती पीठ कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में चबूतरा कह सकते हैं, और जो ऊंचाई पर स्थित होता है। शरीर के अन्य भाग जो भीतरी गुप्त क्षेत्र को कटिप प्रदेश कहते हैं। इसी प्रकार मंदिर का अन्यत भीतरी गुप्त क्षेत्र को गर्भगृह कहते हैं। कमरे के ऊपर शरीर के आंतरिक विस्तृत क्षेत्र को उदर कहते हैं। मंदिर के आंतरिक विस्तृत क्षेत्र को विमान कहते हैं। शरीर का बाह्य विस्तृत क्षेत्र स्कंद वक्ष और मंदिर के बाहर स्थित विस्तृत क्षेत्र को शिखर कहते हैं। मंदिर के ऊपर गोलाई लिए हुए भाग को गर्दन कहते हैं। मंदिर का ऊपरी गोलाई भाग जो ग्रीवा या शुक्र नासिका कहलाता है। मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा सिर है, वैसे ही मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा आमलक स्तूप है जो आप कलश के नीचे देखते हैं। तो राम मंदिर के जो दर्शन आपने किए हैं उसके हिसाब से आपको पता है ना कि किस तरह से यहाँ पे आपको किया गया है। तो अंदर का जो हम लोग सीन देखते हैं तो अंदर का सीन काफ़ी मनोरम और उसी तरह से किया गया है जो आपको गर्भगृह एक मानव शरीर के अंदर का अंग भाग जो अभी बताया हमने वही किया जाता है। तो इसके संरचना में जितने भी देवी देवता के मूर्ति स्तूप जो लगाए गए हैं उसकी संरचना इसी प्रकार भांति की गई है कि आपको हर एक वास्तुकला अपने भारतीय मूल सभ्यता से जुड़ी हुई मिलेगी, जिसका आप कह सकते हैं सभा मंडप है, नृत्य मंडप है, रंग मंडप है। तो ऐसे करके गर्भगृह तक आपको सभी चीज़ें एक अनुपात में दिखेगी जो हिमालय और विंध्य तक फैला हुआ है। तो इसके आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में चीज़ें यूज हुई है, उसे भी देखिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो देखते रहिए और समझिए किस तरह से बना है ये।